अब जो भी हमने बात की कि हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर हमने कहा इसके फंक्शंस हैं, इसने ब्लड सप्लाई करना है, इसने होम्योस्टेसिस करनी है। उसके अब जब हमने इसको सर्कुलेटरी फंक्शन को पढ़ना है ब्लड वेसल्स में, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2 बातें या 3 बातें ज़रूरी याद कर लें और हर दफ़ा पढ़ते वक्त हम इन 3 बातों को अपने दिमाग में दोहराएं और फिर वो वाला सेक्शन सर्कुलेशन का पढ़ें। तो basic principles of circulatory function are: rate of blood flow to a specific tissue is directly proportional to the need of that tissue. जैसा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक का ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेशन के दौरान ज्यादा होता है, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे स्टमक को कम ब्लड जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो असूल है वो ये है कि नीड ऑफ दैट टिश्यू के मुताबिक जिस वक्त जिसको ज्यादा चाहिए होगा वहां ज्यादा चाहिए जाएगा। तो 5 लीटर आपके पास है टोटल कार्डियक आउटपुट, उसी में से आपने देना है सारी बॉडी को। तो जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां ज्यादा जाएगा, जहां कम जरूरत होगी वहां कम जाएगा। और कैसे जाएगा? शंटिंग के जरिए। ठीक है, the blood vessels shunt blood flow from areas of low demand to areas of high demand। ये आप एक रेस्टिंग कंडीशन देखें। रेस्टिंग कंडीशन में सपोज ये स्किन है या ये हार्ट है, यहाँ पर कम ब्लड फ्लो चाहिए था। ये जो है आपका बॉडी के टिश्यूज हैं, स्किन है, बोन है, मसल है, यहाँ दरमियाना ब्लड फ्लो चाहिए था। यहाँ पर आपको बहुत कम ब्लड फ्लो चाहिए था। ये आपके पास और ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, वहां पे भी अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए था। तो इस तरह करके ना आपको जहां कम ब्लड फ्लो चाहिए वहां ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा है, जहां ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए वहां पूरी की पूरी ब्लड वेसल पूरी खुली हुई है और ब्लड फ्लो जा रहा है। जहां पर बहुत कम ब्लड फ्लो चाहिए, आप देखें ब्लड वेसल का डायमीटर इससे भी कहीं ज्यादा कम है। और फिर दूसरी जगह फिर आपको ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए तो ब्लड वेसल का डायमीटर चौड़ा है। और फिर कहाँ दरमियाना चाहिए, तो अब आप देखें कि इसका डायमीटर जो है वो इसकी निस्बत खुला है और इस ब्लड वेसल की निस्बत डायमीटर जो है वो कम है। इसका मतलब है कि एक 5 लीटर ब्लड जो है, जो कार्डियक आउटपुट है हमारा, या जो हमारा टोटल बॉडी है जिसके अंदर हमारा ब्लड मौजूद है, उसने आगे टिश्यूज में कैसे जाना है ये डिपेंड करता है कि आर्टीरियोल्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस आउटफ्लो ट्यूब्स, यानी कि आर्टीरियोल्स जिनका डायमीटर छोटा या ज्यादा किया जा सकता है, उनके डायमीटर को छोटा या ज्यादा करके ब्लड फ्लो जो है वो जरूरत के मुताबिक इन ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है। अब हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैंने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए मसल को और स्किन को ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, हार्ट ने ब्लड पंप करके सारे में भेजना है, हार्ट को भी ज्यादा ब्लड चाहिए, लेकिन इंटेस्टाइन्स को और किडनी को कम ब्लड चाहिए। तो क्या होगा कि पहले जो था आपके स्किन का ब्लड फ्लो अगर कम था तो अब आपकी स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मसल का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और आपके किडनीज और जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको ब्लड फ्लो कम भेजा जाएगा। पहले आप डाइजेशन में मसरूफ थे तो इंटेस्टाइन्स को ब्लड जा रहा था, अब आप जो हैं वो डाइजेशन से फारिग हो चुके हैं, अब आपने एक्सरसाइज करनी है तो स्टमक को जाने की बजाय अब ये जो ब्लड है ये स्किन को जाएगा, और स्किन के अलावा मसल्स को जाएगा और हार्ट को जाएगा, ताकि फंक्शन ऑफ द बॉडी के मुताबिक रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए ब्लड और तमाम बॉडी की ज़रूरतें पूरी हों। The sum of all local tissue flows is equal to the cardiac output। अगर आप इनको जमा करें, इसको 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 और इसको, तो कार्डियक आउटपुट बन जाएगा जितना भी आपका है। और यहाँ पर आप इनको जमा करें तो वो बिल्कुल इसके बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया और ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो चेंज। दूसरा जो असूल है वो ये है कि आपने जब ब्लड फ्लो टू द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज करना है तो आपके पास ब्लड वॉल्यूम तो 5 लीटर्स ही है, तो आप उसे कैसे इंक्रीज करेंगे? आप हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे ताकि वही ब्लड बार बार बॉडी में से गुजरे और पर मिनट के हिसाब से वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाए।
और आप स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, हार्ट मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा ब्लड पंप करेगा ताकि ज्यादा ब्लड एक वक्त में पंप हो और उसके जरिए बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो. So if the blood volume is 5 liters in a 70 kg adult, you increase the cardiac output by increasing the heart rate per minute and increasing the stroke volume per beat. फॉर्मूला है कार्डियक आउट का, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट. नॉर्मली आपका हार्ट रेट 72 पर मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर पर मिनट हो तो आपके पास कार्डियक आउटपुट आता है ऑलमोस्ट 5 लीटर्स पर मिनट. आप अगर हार्ट रेट को 100 बीट्स पर मिनट पर ले जाएं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ के जरिए, आप ज्यादा ब्लड एंटर करें हार्ट में और ज्यादा उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा और उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी. 100 मिलीलीटर आप स्ट्रोक वॉल्यूम दे दें तो 10 लीटर्स पर मिनट बन जाता है. ये दुगना है 5 लीटर्स पर मिनट से. सो बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम यू कैन अचीव large cardiac output to supply the tissues during exercise. और इसमें आपके लिए नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट रेट वैसे बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिंपैथेटिक नर्व स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाती हैं, और मैकेनिकल रेगुलेशन जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के जरिए बढ़ा रहा है. उस तरीके से आप अपना जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ा रहे हैं. फिर उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम और मैकेनिकल रेगुलेशन आर्टीरियोल्स के डायमीटर को कंट्रोल करके इसको लोकल टिश्यूज तक पहुंचाएगा और आपका ब्लड फ्लो ठीक होगा. तीसरा जो असूल है कि आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ 1 एंड 2. इसको भी आपने ज़रूर याद रखना है, बल्कि हम जितनी मर्तबा पढ़ेंगे इन चीज़ों को आगे जाके हम हर दफ़ा इन 3 असूलों को रिपीट करेंगे, क्योंकि मसला हमें उस वक्त होता है जब आपसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो पूछी जाती है और आप लिख कर आते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है. अब बारी दोबारा से आ जाती है आपकी हीमोडायनामिक्स की, और आप उसमें ये देखते हैं कि हमें प्रेशर, फ्लो और रेजिस्टेंस, प्रेशर वो फोर्स थी, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी वो फोर्स थी जिसकी हमने बात की थी, फ्लो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो की, रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स की. इन्हीं को मुख्तलिफ तरीकों से हम लिखते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हम रीड करते हैं और इसी में हमारी हीमोडायनामिक्स सारी आ जाती है. The relationship among blood pressure, blood flow and the resistance to blood flow is collectively referred to as hemodynamics, and these factors demonstrate the general Poiseuille's law. तो हीमोडायनामिक्स को हम किस चीज के जरिए शो करते हैं? पॉइजलेस लॉ के मुताबिक, और इसकी सिंपल फॉर्म जो है वो है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय आर. हमने पहले एरिया किया था ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब हम रेजिस्टेंस पर आ गए डायरेक्टली. एरिया को हमने कर लिया एक दफा, अब जो हम फॉर्मूलाज लगाएंगे उसमें हम एरिया जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको देखेंगे. blood flows, that is F, in the vessels from high pressure to low pressure, delta P, and it is affected by the resistance. Also by the delta of the P, कि कितना ग्रेडियंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, उस पर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा. अब आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो. तो पॉइजलेस लॉ को जब पॉइजलेस इक्वेशन बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को बीच में इंसर्ट करते हैं. तो दिस इज F इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल. फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो में आप कांस्टेंट जो चीज ले रहे हैं वो है पाई ओवर 8, और डेल्टा पी आपका वही है ऊपर, और डेल्टा पी के साथ आपका रेडियस भी आ गया. अगर किसी ब्लड वेसल का रेडियस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होगी, अगर रेडियस कम है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा होगी.
तो रेजिस्टेंस को जब आपने लिया तो वो 8 ईटा एल ओवर आर रेज टू द पावर 4 थी। ये जब नीचे थी तो फिर आपकी 8 ईटा एल नीचे आ गया और जो आर रेज टू द पावर 4 है वो ऊपर आ गया। इससे जब हम व्हाइट बोर्ड पर कैलकुलेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम कर रहे हैं वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। और आपके समझने की बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, हीमोडायनामिक्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेशन है, ये तमाम बेसिक बातें हैं। जैसे आपने हार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल, एससी नोडल एक्शन पोटेंशियल और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, ये जब कुछ पढ़ा था तो ये तमाम बेसिक चीज़ें थी जिनके ऊपर आपने हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसके स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का बिल्डअप किया था नॉलेज। सर्कुलेशन में वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द वेसल्स की बात हो रही है। ऑल द ब्लड वेसल्स आर डिस्टेंसिबल। और जो यूनिट्स ऑफ वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी हमारे पास हैं वो क्या कर रहे हैं? वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी नॉर्मली is expressed as the fractional increase in volume for each millimeter of mercury rise in pressure। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लड वेसल का प्रेशर है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप उसमें 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर का इजाफा कर दें, वो हो जाएगा 101 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपने ये देखना है कि इस प्रेशर से आप इस ब्लड वेसल में कितना ब्लड और ठूंस सकती हैं। तो इसका जो फार्मूला है चेक करने का वो ये है, वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप इसको जब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पहली बात यह होगी, if a vessel contained 10 milliliters of blood originally and now you need to add 1 milliliter of more blood to it, you will need a pressure of 1 millimeter of mercury to accommodate this blood into the same vessel। अब जब आप इसको रेशो में, फ्रैक्शन में बात करेंगी तो दिस इज 0.1 मिलीलीटर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 10% ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वेसल जो है वो 10% पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम देती है, नहीं। ये एक मिसाल है जिसके जरिए आपको ये बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन से जब आपने डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे करते हैं और वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी असल में है क्या चीज। आपने पढ़ ली प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़नी है और वो क्या है? वो है वास्कुलर कंप्लायंस। वास्कुलर कंप्लायंस का मतलब ये है the change in volume of a vessel per unit change in pressure। तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय डेल्टा P दैट इज चेंज इन द प्रेशर। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, आप इसको आराम से इस तरह भी कह सकते हैं, वास्कुलर कंप्लायंस ऑफ अ वेन इज 24 टाइम्स दैट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी। हाँ, तो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी बताएं। एओर्टा। रेडियल आर्टरी की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी, रेडियल वेन की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी बताएं। रेडियल आर्टरी। तो जो आपकी आर्टरी लेकर जा रही है ब्लड, जब उसमें वेन बनती है तो दोनों की कंप्लायंस में 24 टाइम्स का फर्क होता है, वेन ज्यादा एकोमोडेट करती है। So it is 8 times more distensible and 3 times more volume can be accommodated into the arteries। उसका ल्यूमन ही बड़ा है। एक बात, आर्टरी से वेन का ल्यूमन बड़ा है। 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एओर्टा का ल्यूमन था तो सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के ल्यूमन को हमने कहा था कि 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो 2.5 को 3 से जरब दें तो कितना है? क्यों जी, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7.5 आ रहा है। तो आपकी वेन्स का सुराख बड़ा, इसलिए उसमें ज्यादा, वो पूरी की पूरी चौड़ी ट्यूब है, उसमें ज्यादा ब्लड आ जाता है।
और फिर आपकी वेन में इलास्टिक रिकॉइल की प्रॉपर्टी कम है क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स कुछ कम है एओर्टा से या आपकी आर्टरी से, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंडेबल है, ये रिकॉइल होके अपनी वापस अपनी साइज पर कम आती है। ठीक है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। वास्कुलर कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ वेसल पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। और आपके लिए नई इतला कि वास्कुलर कंप्लायंस ऑफ अ वेन इज 24 times that of its corresponding artery because it is 8 times more distensible and contains 3 times more volume. हाँ, तो फिर कौन नहीं है कंप्लायंट? आर्टीरियोल्स आर द मोस्ट रेजिस्टेंट वेसल्स, सो दे आर लीस्ट कंप्लायंट। आर्टीरियल आप ठूसने की कोशिश करेंगे ब्लड, उसके इर्द गिर्द स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं है कि जो खींचोगे तो खिंच जाएंगे और जो छोड़ोगे तो वापस आ जाएंगे। स्मूथ मसल फाइबर्स हैं जो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है और आप उसको खींचे तो वो मजीद बाज़ की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्रॉस ब्रिजेस बने हुए होते हैं। This is the control of blood pressure. First of all, look at the control of stroke volume, the blood volume, the skeletal muscle pump, and the pressures in the veins. These all of these are the factors contributing to the venous return, and they also, along with the sympathetic activity in the veins, determine the venous return. This venous return is then going to, this venous pressure is then going to determine the venous return, which determines the atrial pressure, and with that the end diastolic volume in the ventricle is produced. This end diastolic volume acts on the cardiac muscle through Frank-Starling's law, and the stroke volume is produced by contraction of the cardiac muscle. Now, along with that, epinephrine in the blood is responsible for action on the cardiac muscle to increase the stroke volume, more forceful contraction. Epinephrine also acts on the SA node to increase the heart rate. Activity of the sympathetic nerves to the heart also increases the stroke volume by affecting the cardiac muscle. Now you look at this. This is epinephrine. This epinephrine is in the circulation produced by the adrenal medulla, and this activity of sympathetic nerves to the heart is through norepinephrine that acts on the heart. So this is the control of stroke volume. Now coming to the stroke control of heart rate, epinephrine in the from the adrenal medulla comes to the blood and acts on the SA node to increase the heart rate. Activity of the sympathetic nerves increases the heart rate, and when needed, activity of the parasympathetic nerves to the heart can decrease the heart rate. So stroke volume can be increased by these factors, and when these factors are reduced, stroke volume will reduce. Heart rate can be increased by these two factors, and if needed, heart rate can be decreased by parasympathetic nerves. So stroke volume into the heart rate is equal to the cardiac output, and this is a determinant of mean arterial pressure along with this total peripheral resistance. And the total peripheral resistance depends upon the local control of the blood flow. It depends upon the hormonal humoral control of the blood flow and the hormonal control of the blood flow. ये डायग्राम आपके पास पीछे मौजूद है. Now all these three are going to determine the arteriolar diameter and the arteriolar resistance. The arteriolar resistance determines the total peripheral resistance. The heartbeat and the blood viscosity. Hematocrit and the blood viscosity are also going to determine the total peripheral resistance. So anemia में कम होती है क्योंकि blood viscosity कम होती है क्योंकि hematocrit उसमें कम होता है. So the total peripheral resistance is being determined by the local control of blood flow, the neural control of blood flow, the hormonal control of blood flow, and along with that the viscosity of the blood.
So when the total peripheral resistance is going to determine the mean arterial pressure in both the sides, the mean arterial pressures are being determined by the cardiac output and the TPR. This is the formula. Total peripheral resistance into the cardiac output is the mean arterial pressure.